तो आज का जो प्रस्तुत पाठ है हमारा मेरा अभाग्य, इसके बारे में हम अब देखते हैं कि क्या है इस मेरा अभाग्य। यानी इसमें प्रस्तुत पाठ में लेखक ने क्या बताया है, इसके बारे में हम देखेंगे। प्रथमतः मैं यह पाठ पढ़ता हूँ, उसके बाद हम उसका वर्णन देखेंगे कि लेखक को कौन सा अभाग्य प्राप्त हुआ है। फरवरी के मुझे शांति निकेतन जाना था। वह एक साहित्यिक कार्यक्रम होने वाला था। मैं बहुत ही उल्लासित था क्योंकि उस कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। निश्चित दिन कोलकाता से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। लगभग 1 दर्जन हिंदी वालों का यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यह अतिथि भवन अशोक वृक्ष के सघन उपवन के बीचों बीच बनाया गया था। यानी यह फरवरी के 19 साल के बारे में बताया जा रहा है। उस समय जो हमारे लेखक थे और शांति निकेतन में गए थे। ये शांति निकेतन हमारे पश्चिम बंगाल के स्टेट में आता है। वहाँ एक कार्यक्रम होने वाला था। उसकी अध्यक्षता स्वयं गुरुदेव रविंद्रनाथ जी करने वाले थे। इस कारण जो हमारे लेखक थे वो बहुत आनंदित और उल्लासित हुए थे क्योंकि उनकी गुरुदेव से मुलाकात होने वाली थी सामने। तो उस कारण वह आनंदित और उल्लासित थे। निश्चित दिन कोलकाता के से हम बहुत सारे लोग शांति निकेतन के लिए रवाना हुए। तो लेखक कोलकाता में थे, तो कोलकाता से वहां शांति निकेतन के लिए कार्यक्रम आयोजन के लिए जा रहे थे। यह दल शांति निकेतन के सुंदर अतिथि भवन में ठहराया गया। यानी लगभग 1 दर्जन लोग जो हिंदी भाषाओं के उल्लेखनीय कार्य करने वाले थे, साहित्य या अन्य काम करने वाले थे, वो लोग वहां गए थे। तो उन्होंने उनको अतिथि भवन जो था शांति निकेतन में वह ठहराया गया था। वो शांति निकेतन का अतिथि भवन अशोक वृक्षों के कारण वो और सुंदर लग रहा था क्योंकि वो चारी बाजू में उसमें अशोक वृक्षों का लगाया था और बीचों बीच वो शांति निकेतन था। बहुत ही सुंदर, बड़ी और अच्छी इमारत थी वह। जैसा सोचा था वैसा ही पाया। ऊपर की मंजिल के एक कमरे में हमें ठहराया गया। कमरे के बाहर एक विस्तृत बरामदा था। बरामदे में खड़े होकर अगर बाहर देखा जाए तो सामने की सघन बकुल वृक्ष दिखाई देते थे। दूसरे दिन प्रातःकाल की हमें बताया गया कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अंत कार्यक्रम की बैठक में वह नहीं आ पाएंगे। मैं बहुत निराशा हो गया। तथापि हमें जब यह मालूम पड़ा कि उनके डॉक्टर ने हमें लोगों की केवल 15 मिनटों का समय दिया है जिसमें गुरुदेव के दर्शन तथा उनके साथ संक्षिप्त वार्तालाप भी हो सकता है, तब हमारी खुशी का ठिकाना न रहा। हमें बेसब्री उस क्षण का इंतजार करने लगी। यानी देखा आगे क्या हो रहा है कि लगभग जो सब साहित्यिक आए थे, हमारे लेखक भी थे, उन्हें शांति निकेतन के वहाँ जो अतिथि भवन था वह ठहराया गया था। वह शांति निकेतन का जो अतिथि भवन था उसके चारों ओर अशोक वृक्ष थे और सामने अच्छे से बकुल का वृक्ष दिखाई दे रहा था। और जहाँ वो रहते थे उनको कहाँ ठहराया गया था? ऊपर की मंजिल में एक कमरे में उन्हें ठहराया गया था। तो सामने भी एक विस्तृत बरामदा था। यानी देखिए कि यहाँ किस तरह से वर्णन किया कि शांति निकेतन में किस तरह से हरियाली थी। और आगे क्या हो गया देखो। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय में लेखक को उन लोगों को समझा गया कि आज जो कार्यक्रम होने वाला था वो गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं, इस कारण वो कार्यक्रम कैंसिल हुआ है, अभी वो होने वाला नहीं है। तो सबको निराशा प्राप्त हुई। सबको
दुख हो गया कि आज उनको गुरुदेव को जो मिलने वाला थे वो अब नहीं मिल पाएंगे, परंतु उसने बताया कि आप, डॉक्टर ने बोला कि आप 15 मिनट के लिए गुरुदेव से मिल सकते हैं, संक्षिप्त वार्तालाप कर सकते हैं। इस यह सुनकर वो जो लोग थे या हमारा लेखक था, वह बहुत खुशी हुई उसकी, क्योंकि उसे उसी क्षण का बेसब्री से इंतजार था कि वो कब गुरुदेव से मुलाकात करेगा, गुरुदेव के सामने बैठकर बातें करेगा। इस कारण वो जब ये बात सुनी कि उसको 15 मिनट मिलने वाले हैं, तो बेसब्री से वो बहुत आनंदित हो गया, उसका खुशी का ठिकाना नहीं रह गया। तो आगे देखिए, मध्याह्न के बाद गुरुदेव की भेंट हुई। करीब 4 बजे होंगे। गुरुदेव की धारणा थी कि कुछ 2-3 आदमी ही होंगे, पर जब उन्होंने हमें 14 जनों को देखा, यानी दोपहर का टाइम था, उसके बाद 4 बजे यानी दोपहर के 4 यानी शाम के 4 बजे उनकी गुरुदेव से मुलाकात हो गई। गुरुदेव को ऐसा लगा कि सिर्फ 2-4 ही लोग आने वाले हैं, परंतु उन्होंने सामने देखा कि ये लोग आ गए, तो उन्हें बार लगाने की नहीं रही। इस मकान में जगह की भी कमी है। फिर हम सबको गुरुदेव के से परिचय कराया गया। बाद में वार्तालाप शुरू हुआ। देखिए आगे क्या हुआ। गुरुदेव ने मजाक में बोले कि अभी उनके दरबार लगाने की क्षमता भी नहीं है, और जो मकान है वो इतनी, उसमें इतनी जगह भी नहीं कि वो इतने लोगों को बैठा सके, सिर्फ उन्होंने मजाक में कहा। तो बोले कि उसके बाद सब लोग एक दूसरे के साथ, गुरुदेव के साथ परिचय करने लगे। वार्तालाप उनकी शुरू हो गई। वार्तालाप यानी उनका बातचीत का कार्यक्रम शुरू होने लगा। चर्चा के दौरान गुरुदेव ने कहा, आपसे 50 बरस पहले जब मैंने कहानियां लिखना शुरू किया था, इस क्षेत्र में एक आधी आदमी था। मेरा प्रारंभिक कहानियों में ग्रामीण जीवन के संसर्ग का ही वर्णन है। उसके पहले इस तरह की कोई चीज बांग्ला भाषा में नहीं थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति के दर्शन होते थे। उन कहानियों के कुछ ऐसे चीज है जो संसार के किसी भी देश के आदमी को बांध सकती है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। यानी अब गुरुदेव बोलने लगे कि उन्होंने जो कहानी लिखना शुरू किया था, यानी 50 साल पहले की बात वो बता रहे थे कि वो एक सादे आदमी थे, तब उन्होंने इस तरह के कहानी लिखना शुरू किया था। वह उस टाइम उन्होंने प्रारंभिक कहानियां, उसमें ग्रामीण जीवन का ही उनका, हम देखते हैं कि उन्होंने जो भी कहानी लिखी है उसमें ग्रामीण जीवन का ही वह दर्शन होता है। उन्होंने जो कहानी लिखी ज्यादा से ज्यादा बांग्ला भाषा में लिखी है, बाद में उसका ट्रांसलेट बाकी भाषा में हुआ है, बांग्ला भाषा में थी। मेरी कहानियों में ग्रामीण जनता की मनोवृत्ति को दर्शाए होते थे, यानी उन्होंने जब एक कहानियां लिखी है उसमें ग्रामीण भाषा, ग्रामीण जनता और उनकी जो मनोवृत्ति है उसको दर्शन दिया है कि किस तरह के ग्रामीण जीवन रहता है, उसका वह वर्णन किया है। उन कहानियों में कुछ ऐसी चीजें हैं जो संसार के किसी भी देश के आदमी को भी भा सकती है। यानी जो उन्होंने लिखा उस किस जगत में कहा भी हो वो उसको पसंद आ सके, इस तरह की उन्होंने लिखी है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव तो दुनिया में हर जगह एक सा ही है। देखिए आगे, गुरुदेव कुछ समय के लिए रुक, तभी अपने आप मेरे मुंह से निकल पड़ा, गुरुदेव आपके मन में काबुली वाला इस कहानी का विचार कैसे आया? ये लोकप्रिय कहानी देश के सभी भाषाओं के सभी बच्चों को बहुत ही प्यारी लगती है। तभी अचानक जो हमारे लेखक थे उनसे मुंह से अचानक निकल पड़ा कि गुरुदेव आपने जो काबुली वाली कहानी लिखी है वह आपके मन में किस तरह से विचार आया? जो काबुली वाली कहानी आप बच्चे जब पढ़ेंगे तो आपको भी वह लोभस लगेंगी, बहुत प्यारी है। आप देखिए वो इंटरनेट या पुस्तक स्वरूप में भी आपको मिल सकती है। तो आगे क्या हो गया, तो गुरुदेव बोलने लगे कि वह कहानी कल्पना की सृष्टि है। एक काबुली वाला था, वह हमारे यहाँ आता था और हम सब उससे बहुत परिचित हो गए थे। मैंने सोचा
की भी एक लड़की, छोटी सी लड़की होंगी और जिसकी वह याद किया करता होगा। तो जो हमारे गुरुदेव थे उनको यह काबुली वाली कहानी लिखने के लिए प्रेरित किस तरह से हुए, किस तरह से उन्होंने कहानी लिखी है, उनके बारे में वो बता रहे हैं। कि वो बोल रहे हैं कि जब वे गांव में थे तब उनके गांव में काबुली वाला आता था। वह अपने उनका उस काबुली वालों से अच्छा परिचय हुआ। तब गुरुदेव के मन में अचानक विचार आया कि उनका भी एक छोटी सी लड़की होंगी, वो भी उनको याद करती होंगी जिस तरह से बाकी बच्चे याद करते जब उनके पापा या मम्मी बाहर जाते काम के लिए, तब बच्चे याद करते हैं। उसी तरह से काबुली वाला भी अपनी लड़की या लड़की को याद करता होगा और वो लड़की उनकी होंगी, वो अपने पापा को, काबुली वाला को याद करते होंगी। इस तरह से मेरे मन में वो विचार आया और मैंने वह कहानी लिखी, काबुली वाला। ऐसे इस तरह से गुरुदेव ने बताया। तो आगे देखिए, इसी तरह वार्तालाप होता रहा। हम सबके लिए एक मानसिक खाद्य था। आश्चर्य की बात यह कि 15 मिनट के बजाय 40 मिनट हो चुके थे। अब गुरुदेव उठे, चल पड़े। जाते जाते उन्होंने कहा, जहां मैं एक किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ, तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न मानिए, क्योंकि मुझे स्वयं लोगों से बातचीत करने में आनंद आता है। कि देखिए क्या हो गया कि वार्तालाप वो करते थे। वार्तालाप यानी बातचीत, उनकी जो बातचीत हो रही थी वो इस तरह से चल रही थी कि उन्होंने उनको समय का ध्यान भी नहीं रह गया। कि उनकी जो वैचारिक चर्चा चल रही थी यानी मानसिक खाद्य। तो आश्चर्य की क्या हुआ है, जब उन्होंने पहले बार बोला था कि हम 15 मिनट ही दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, और वो 15 मिनट की बातचीत 40 मिनट तक कब हो गई, किसी को समझ में नहीं आ गया। अब गुरुदेव स्वयं उठे और चलने लगे और बोले कि जाते जाते उन्होंने कहा कि जब मैं किसी वार्तालाप के लिए कम समय देता हूँ, तब मेरी वह बात सचमुच ठीक न माने। यानी जब गुरुजी बोलते कि हाँ मेरे पास समय कम है, इसी समय में आप बातचीत करते हैं, परंतु जब बातचीत शुरू हो जाती है, वैचारिक आदान प्रदान शुरू हो जाता है, तो उनको समय का ध्यान नहीं रहता और उनको कब वो समय निकलता जाता है समझ में नहीं आता। और यह काम उनको यानी बातचीत करना, लोगों से बातचीत करना, वह गुरुदेव जी को स्वयं पसंदित और आनंदित करती है। ये उन्होंने बताया है। अब आगे देखिए, अब सबने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और विदा ली। मैं अतिथि गृह के मेरे कमरे में वापस आया। गुरुदेव के साथ यह वार्तालाप से मुझे एक असाधारण उल्लास की अनुभूति हो रही थी। पर जब मुझे पता चला कि जिस कमरे में मुझे ठहराया गया था, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रह चुके थे। देखिए, जब वार्तालाप करने के लिए, मुलाकात करने के लिए जो लेखकों की टीम गई थी कोलकाता से, उनको पहले शांति निकेतन के अतिथि भवन में रखा गया था। तब जहाँ हमारे लेखक ठहरे थे उसके बारे में देखिए, वो बोल रहे हैं कि सब लोग अभी गुरुदेव को धन्यवाद बोल रहे थे और विदाई ले रहे थे। तो लेखक को गुरुदेव के साथ जो बातचीत हुई, वार्तालाप हुई, उनको उससे असाधारण उल्लासित आनंदित अनुभूति मिली थी। वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते थे। पर जब उन्हें ये समझ में आया कि वह जिस कमरे में उनको ठहरा गया था, वो रुके थे, उसी कमरे में स्वयं गुरुदेव काफी समय तक रहे थे। ये बात जब उन्हें सुनी तो उनको किस तरह से लगा, उनका भाव क्या था, वो देखिए आगे बताया। परंतु उस जिस कमरे में स्वयं गुरुदेव कुछ समय रहे थे, उसी कमरे में हमारे लेखक को रखा था और हमारे लेखक ठहरे थे। तो बात सुनकर उनका खुशी का ठिकाना न रहा।
यानी देखे कि वो बहुत आनंदित हुए, क्योंकि जिस कमरे में स्वयं गुरुदेव रहे थे उसी कमरे में उनको रहने का आनंद मिला, सौभाग्य मिला। तो ओह, मुझे तो यह बात भी बताया गया कि गुरुदेव ने गीतांजलि का अधिकांश भाग इसी कमरे में बरामदे में बैठकर लिखा था। मैं सचमुच भाव विभोर हो उठा। क्या यह सच है? मेरा अभाग्य था कि मैं उसी कमरे में ठहरा था जिसमें नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि रची गई थी। देखिए कि जब बाद में जो हमारे लेखक थे उनको समझ में आया, उनको बताया गया कि वो जिस कमरे में ठहरे थे उसी कमरे में पहले उस दिन हमारे गुरुदेव ठहरे थे, रहे थे उनने। और बाद में और ये बताया गया कि उसी कमरे में गीतांजलि का अधिकांश भाग उसी कमरे में लिखा था। गीतांजलि को साहित्य क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये जब उन्होंने सुना तो उनका भाव विभोर उठ गया, वो बहुत आनंदित हो गए। उन्हें लगा कि यही उनका अभाग्य था कि वो जिस कमरे में ठहरे थे उसी कमरे में नोबेल पुरस्कार प्राप्त गीतांजलि की रचना की थी। तो लेखक का अभाग्य देखिए कि उनको कितना नसीबवान, उनको कितना आनंदित हुआ कि वो जिस कमरे में ठहरे थे उसी कमरे में हमारे जो गुरुदेव थे उनका समय गया था, समय बीता था उन्होंने। और उस समय में उस टाइम उन्होंने गीतांजलि की रचना भी की थी। तो ये सुनकर हमारा जो लेखक थे उनको बहुत आनंदित, और उन्होंने वो अपना अभाग्य माना था कि देखिए मुझे क्या प्राप्त हो गया। देखिए इस पाठ में कुछ नए शब्द आए, कठिन शब्द है, उनके बारे में हम देखते हैं। स्मरण यानी स्मरणीय घटना, उल्लासित यानी आनंदित, दल समूह, जिस सृष्टि यानी संसार, अनुभूति स्वयं अनुभव, बकुल मोल सीरी एक वृक्ष, एक वृक्ष है बकुल नाम का। मानसिक खाद्य यानी वैचारिक चर्चा, मध्याह्न दोपहर, वार्तालाप यानी बातचीत, संस्कार यानी संसर्ग या उसका अर्थ संगति, सघन यानी घना, उपवन उद्यान। इस तरह से हमारा प्रस्तुत जो पाठ था मेरा अभाग्य, इससे हमें समझ में आता है कि जो हमारा लेखक थे उनका क्या अभाग्य, उनको कौन सी चीज मिली है। तो हम भाषा की ओर भी जाते हैं तो हमने लिंग और वचन के बारे में पहले ही जाना है, या कुछ दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के लिंग और वचन बदलकर लिखो। तो ये आपके लिए काम है स्त्रीलिंगी और पुल्लिंगी करना है। देखिए पहला जो शब्द है भैंस, और एक वचन शब्द है वो स्त्रीलिंगी है भैंस, उसका बहुवचन किया गया तो भैंस से आती है। और भैंस का जोड़ीदार कौन रहता है? भैंसा। वो पुल्लिंगी है, उसका एक वचन भैंसा है, तो उसका बहुवचन भैंसे। इस तरह से होगा। तो आपको ये बाकी जो चार्ट है वो कंप्लीट करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।